अच्छा बच्चों, लीवर मार्कर बेसिकली शो क्या करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना किसी भी बंदे को जाके एलएफटी करवा लो, हम ऐसी बात करते हैं ना कि जाओ अपने एलएफटी करवाओ। तो वो जो हम एलएफटी कहते हैं वो एलएफटी शो क्या करते हैं? अगर कोई मरीज है वो आपसे ये पूछे कि डॉक्टर साहब ये एलएफटी होता क्या है, जिसको हम कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है? तो अगर वो आपसे कहे कि इससे पता क्या लगेगा, तो आपने इसका आसान वर्ड्स के अंदर क्या मतलब देना है? शाबाश, हाँ जी बच्चों, अगर आप किसी को एलएफटी कहते हो तो वो क्यों करवाने को कहते हो? कोई बंदा मुझे बता सकता है? जल्दी बताएं सारे बच्चे। आपने कहना है कि हम उस वजह से कहते हैं कि लीवर के अंदर कोई मसला तो नहीं चल रहा, ठीक है? इस वजह से, क्योंकि जब भी आपके लीवर कभी इंजर्ड होता है या डैमेज होता है ना, तो जो एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं ना, वो ब्लड के अंदर उनकी जो वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बात अपने जेहन के अंदर बच्चों रखनी है कि जब फॉर एग्जाम्पल ये लीवर है ना, लीवर है, तो लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको हम हिपैटोसाइट्स कहते होते हैं। तो अगर किसी भी इंसान के अंदर हिपैटोसाइट्स डैमेज होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेपेटाइटिस की वजह से हो गए या कोई ऑटोइम्यून डिजीज वजह की वजह से हो गए, या किसी भी वजह से आपने कहना है कि फैटी लीवर की वजह से हो गए, आपका लीवर जो है वो एक तरह का डैमेज हुआ, आपके सेल्स एक तरह के डैमेज हुए, तो इसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो ये शो करते हैं कि आपका लीवर खराब है, ठीक है? और वो क्या है? आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल कि लीवर के जो सेल्स होंगे वो अगर वो डैमेज होंगे ना, तो उसके लिए आपने कहना है कि आपके सेल्स के अंदर एएसटी और एएलटी का जो लेवल होता है ना वो बढ़ा हुआ होता है। किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है एक तरह का बच्चों? एएसटी और एएलटी का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ा हुआ होता है। ये आपके स्ट्रक्चर को शो करते हैं कि लीवर का स्ट्रक्चर सही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सेल सही तरह नहीं हैं, तो आपका एएसटी और एएलटी का लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल ना हमें पता है ना कि लीवर के अंदर छोटी-छोटी डक्ट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कनालिकुली, जिसको हम छोटी-छोटी डक्ट्स होती हैं। उसके बाद फिर आपने कहना होता है कि ये जो माइनर डक्ट्स होती हैं छोटी-छोटी जो लीवर्स के अंदर पाई जाती हैं बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल इन डक्ट्स के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि ये छोटी-सी जो नाली होती है इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? या फिर आपकी राइट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर प्रॉब्लम होगा। ये तो सबको पता होगा ना, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। मतलब अगर किसी बंदे की हेपेटिक डक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपको पता है यहाँ पर आपका गाल ब्लैडर के साथ एक सिस्टिक डक्ट होती है, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर आपकी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इस तरह वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब कि आपने कहना ये डक्ट्स है, यानी कि इन नालियों के अंदर कोई ना कोई मसला है जिसके अंदर बाइल हो जाए। अगर इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा? तो आपने कहना कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपने कहना होता है कि एक तरह का इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जो लेवल बढ़ता हो, तो आपने कहना एएलपी का लेवल बढ़ता है। किसका? एक तरह का बच्चों एएलपी का लेवल बढ़ता है। और दूसरे नंबर पे आपने कहना है जीजीटी का लेवल बढ़ता है। किसका लेवल बढ़ता है? एक तरह का जीजीटी का लेवल बढ़ता है। तो आसान वर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि अगर किसी बंदे की बाइल डक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है ना बच्चों, यानी कि डक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है जिसके अंदर बाइल आता है, तो आपने कहना होता है कि उसके अंदर एएलपी और जीजीटी दोनों का लेवल जो होगा वो एक तरह का बड़ा होगा। ये आपने कहना होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये कहना होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोई बंदा आपके पास आता है, वो ये कहता है कि आप एलएफटी करवा लो। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किसी भी पर्पस के किस बेस पे हम किसी भी इंसान को कह रहे हैं कि आप अपना एलएफटी करवाएं। दो चीजें होती हैं, या तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर देखने के लिए कि लीवर के सेल सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर उस बंदे के अंदर एएसटी और एएलटी जो होगा वो एक तरह का बढ़ा हुआ होगा। अब देखें कि फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपने देखना कि लीवर के सेल्स किस वजह से डैमेज हो सकते हैं, हो सकता है कि उसको हेपेटाइटिस हो, इस वजह से डैमेज हो सकता है, मैंने आपको बताया था नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है कि उस बंदे को बच्चों फैटी लीवर हो, ठीक है, इस वजह से भी हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस के बाद हो सकता है वो लीवर सिरोसिस के अंदर जा रहा हो, उस वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर एएलपी और जीजीटी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदे के अंदर एक तरह का बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है? किसका प्रॉब्लम? एक तरह का बच्चों बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बाइल डक्ट का प्रॉब्लम किस वजह से बन सकता है बच्चों? एक छोटी सी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप इस चीज को इस तरह समझते हैं कि ये आपका एक तरह का क्या था, आप इस तरह समझें कि एक लम्हे के लिए कि ये आपका एक तरह का बच्चों क्या है, आपका एक तरह का लीवर है, ठीक हो गया? ये लीवर है। अब देखें, ये लीवर है, लीवर के अंदर आपको पता है यहाँ पे आपकी एक डक्ट होती है, यहाँ पे एक डक्ट होती है, ये आपने कहना राइट हिपैटिक डक्ट होती है और यहाँ पे आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है। ये दोनों मिलकर आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है? ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो आपकी गाल ब्लैडर के साथ इधर सिस्टिक डक्ट होती है इधर, और उसके बाद ये मिलकर आपकी कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, ठीक है बच्चों? ये आप सबको पता है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझे कि अगर फॉर एग्जांपल गाल ब्लैडर के अंदर ये जो स्टोन है ये निकल कर आपका जो स्टोन है वो आपका सिस्टिक डक्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वजह से बच्चों आपने ये कहना है कि यहाँ पे आपकी डक्ट के अंदर प्रॉब्लम बन सकता है कि नहीं बन सकता?
बिल्कुल बन सकता है। या फिर ये यही जो स्टोन है वो निकल कर जनाब आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाए। जब ये स्टोन आपका कॉमन बाइल डक्ट के अंदर बच्चों आता है ना, तो ये आपने एक बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि वो कंडीशन जिस वक़्त आपका स्टोन आपके गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? कोलीलिथियासिस। तो आपने कहना वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर स्टोन आपके एक तरह के गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है, इसको कोलीलिथियासिस कहते होते हैं। नंबर 2, अगर ये स्टोन आपका एक तरह का निकल कर आपने कहना है कि आपकी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन करवा देता है, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बच्चों कोलिसिस्टाइटिस। क्या कहते हैं एक तरह का? कोलिसिस्टाइटिस कहते होते हैं। नंबर 2। नंबर 3, अगर यही जो स्टोन होता है वो आपका निकल के आपकी नेक ऑफ ब्लैडर यानी कि यहाँ पे आपका आपका फंस जाए, तो इसको हम कहते होते हैं बच्चों बिलियरी कोली। क्या कहते हैं एक तरह का? बिलियरी कोली कहते होते हैं। अगर ये आपका स्टोन इधर से निकलकर आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ब्लॉकेज करवा देता है, तो इसको हम कहते होते हैं बच्चों कोलीडिकोलिथियासिस। क्या एक तरह का? कोलीडिकोलिथियासिस। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टोन की वजह से आपके कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बच्चों कोलेंजाइटिस। क्या कितना का बच्चों? कोलेंजाइटिस कहते हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे अब आप लोगों ने बात बतानी है कि अगर फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों ये बताइएगा। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना है? आपने कहना है इस कंडीशन को जब आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है उसको हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। अगर फॉर एग्जांपल आपके गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो अब इसको हम क्या कहेंगे? यार ये ज़ियोमी 2301 ये वाला जो बंदा है ना, ये अपना नाम चेंज कर ले जो आपका नाम है, वरना मैंने रिमूव कर देना इसी वक्त आपको। उसके बाद ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कोलिसिस्टाइटिस कहेंगे। अगर यही जो स्टोन है वो निकल कर आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ गया है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कोलीडिकोलिथियासिस। और अगर फॉर एग्जांपल आपके कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आपने कहना कोलेंजाइटिस। ठीक हो गया बच्चों? ये कंडीशंस अब आपको पता होना चाहिए। तो बात करने का मकसद ये कि इन सारी कंडीशंस के अंदर हो क्या रहा है, इन सब कंडीशंस के अंदर आपकी एक तरह की बाइल डक्ट के अंदर प्रॉब्लम बन रही है। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसके बाइल डक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस बंदे के अंदर हमारा जीजीटी का लेवल भी बढ़ा होगा और एएलपी का लेवल भी बढ़ा होगा। ठीक हो गया बच्चों? दोनों चीजें क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस कंसेप्ट की समझ नहीं आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। शाबाश एनीवन जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। अब दूसरी बात आपने बच्चों पता क्या कहनी है, जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल जब किसी बंदे का लीवर सही तरह काम नहीं करता तो उस बंदे के अंदर दो लेवल बढ़ते हैं। उस बंदे को हम कहते हैं लीवर के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को हम कहते होते हैं एएसटी और एएलटी का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ा हुआ होता है। एक बात को अपने जहन के अंदर रख लो, वो क्या होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि एएसटी और एएलटी में दोनों में से जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है जो लीवर को आइडेंटिफाई करता है वो कौन है? आपने कहना एएलटी। एएलटी इज मोर स्पेसिफिक देन एएसटी, यानी कि ये आपका एएलटी जो होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जो ये शो करता है कि लीवर डैमेज हो चुका है। उसकी रीजन क्या है? उसकी बच्चों रीजन क्या होती है? आपने कहना है कि एएलटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर पाया जाता है। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर एएलटी का लेवल बढ़ा हुआ है ना बच्चों, तो आपने कहना होता है कि इसका मतलब ये है कि लीवर के अंदर ही मसला है। अब फॉर एग्जांपल एएसटी का लेवल आपकी कुछ बॉडी के अंदर दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर भी बढ़ सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को समझ आ रही हो, अगर आपने गौर किया हो, एक ऐसा बंदा है ना बच्चों जिसको एमआई होता है, तो एमआई के अंदर आप कार्डिक मार्कर करवाते होते हो। उस कार्डिक मार्कर के अंदर आपको ये भी कहा जाता है कि आप एएसटी भी करवा लें, एलडीएच भी करवा लें, अगर आपको याद हो तो। फॉर एग्जांपल आप एमआई वाला टॉपिक निकालोगे, जब आपने पहले कभी किसी भी क्लास के अंदर पढ़ा होगा या किसी ने भी आपको पढ़ाया होगा, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा उसने आपको ये बताया होगा कि कार्डिक मार्कर में से एक टेस्ट होता है, आप एएसटी भी करवाते होते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो उसके अंदर एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अगर किसी बंदे के अंदर एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक की वजह से बढ़ रहा हो सकता है कि उसके अंदर मसल के प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा हो, मसल के प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा हो। तो ये लाजमी नहीं है कि एएसटी आपका लीवर को शो करता है। तो आपने कहना है कि एएलटी और एएसटी दोनों में से जो मोस्ट स्पेसिफिक है बच्चों वो कौन सा है? तो आपने कहना दोनों में से जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है वो आपका एएलटी होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम मैं आप लोग मुझे शाबाश एनीवन जी। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है ना, ठीक है, और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल कोई ना कोई लीवर को चेक करने के लिए आप एलएफटी करवाते होते हो, उस एलएफटी का जो हमारा जो पर्पस है वो क्या है? तो आपने कहना एलएफटी का बेसिकली जो बुनियादी तौर पर पर्पस होता है वो ये होता है कि आप लीवर के स्ट्रक्चर्स को देख सको और उसके फंक्शन को देख सको। अब अगर आपने ये देखना है कि लीवर के स्ट्रक्चर को देखने
करने के लिए आप कौन से टेस्ट करते होते हैं? तो आपने कहना है कि अगर किसी इंसान के अंदर आपने एलएफटी करवाया, उस एलएफटी की रिपोर्ट के अंदर आज भी अगर आप देखोगे तो एक लिखा होगा एएसटी और दूसरा लिखा होगा एएलटी, तीसरा लिखा होगा एएलपी और उसके बाद लिखा होगा जीजीटी। ठीक है? ये आपका सारे लिखे होते हैं। बाकी भी चीज़ें लिखी होती हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, अभी हम एक थोड़ा-सा गौर करें। तो सबसे पहले आपने कहना होता है कि एएसटी और एएलटी ये शो करता है अगर किसी के सेल्स, पैरेन्काइमा अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं। एएलपी और जीजीटी तब आपका इफेक्ट होता है जब अगर किसी बंदे का एक तरह का बाइल डक्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, तो आपने कहना एएलटी इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू एएसटी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों, आपने कहना है कि देखें एएसटी जो होता है ना, ये आपकी किसी और बीमारी के अंदर भी बढ़ सकता है, जैसा कि आपका एमआई के अंदर बढ़ सकता है, आपकी मसल इंजरी के अंदर बढ़ सकता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को अभी हार्ट अटैक या एंजाइना हुआ हो, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके मसल्स का कोई प्रॉब्लम हुआ और उसके अंदर एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप उसको कोई नहीं 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 इसको तो लीवर का प्रॉब्लम है, वो फिर गलत होगा। ठीक है? लेकिन एएलटी क्या होता है, वो मेनली आपका स्पेसिफिक बढ़ता ही किसके अंदर होता है, लीवर के प्रॉब्लम के अंदर होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एएलटी इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू एएलटी। ठीक है बच्चों? अब आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चंस के अंदर पिक करवाता होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि ये कहा जाता है कि एक पेशेंट आपके पास आता है जो कि अल्कोहलिक पेशेंट जो आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन है, ठीक है, और उसके अंदर जनाब आपके लीवर की इन्फ्लेमेशन हो गई है और उसके अंदर एग्जामिनर ये कहता है कि उसकी जो लैब वैल्यू है ना, उसके अंदर एएसटी का जो लेवल है वो आपका एएलटी से 2 गुना ज्यादा है। अगर कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें और एग्जामिनर की ये लैब देखें कि आपने एग्जामिनर ने ये कहा है कि आपका एएसटी का लेवल आपका एएलटी से 2 गुना ज्यादा है, तो आपने आंखें बंद करके ये कहना होता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने कहना है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। मतलब इस बंदे का जो लीवर की इन्फ्लेमेशन हुई है वो किस वजह से हुई है, आपने कहना अल्कोहल इंटेक करने की वजह से हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप ये देखो कि किसी बंदे के अंदर एएलटी का लेवल, आपका किसका लेवल, एएलटी का लेवल आपके एएसटी से ज्यादा है, तो इसको आपने कहना होता है कि ये आपका वायरल हेपेटाइटिस के अंदर हो सकता है, किसी और हेपेटाइटिस के अंदर हो सकता है। लेकिन एएसटी का लेवल एएलटी से ज्यादा अगर 2 गुना ज्यादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की वजह से ही हो सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि अगर एक बंदा है वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करता है, तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, एएसटी का जो लेवल होगा वो एएलटी से 2 गुना ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि एएलटी का लेवल भी बढ़ा है, एएसटी का लेवल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन एएलटी की जो वैल्यू है वो एएसटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस नहीं है, ये आपका वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ये आपके फैटी लीवर की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन ये अल्कोहलिक नहीं है बच्चों। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है? शाबाश। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता चला कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम देखनी है तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, आपने कहना कि लीवर के स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए आप जो टेस्ट करवाते हैं, आपने कहना वो एलएफटी होता है। और एलएफटी के अंदर जो मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, आपने कहना जो मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है वो होता है एएलटी और एएसटी। अगर ये कहा जाए कि आपका इन दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, आपने कहना एएलटी इज मोस्ट स्पेसिफिक एज कंपेयर टू एएसटी। फिर उसके बाद ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल आपका वो बंदा जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा उसके अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, आपने कहना एएसटी विल बी ग्रेटर 2 टाइम्स देन, आपने कहना है कि आपका एक तरह का एएलटी। अगर ये कहा जाए कि किसी बंदे के अंदर वायरल हेपेटाइटिस है या फिर एक तरह का फैटी लीवर की वजह से हेपेटाइटिस हो गया, तो क्या है, आपने कहना एएलटी विल बी हायर देन द एएसटी। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें दूसरी बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि एक और कंडीशन होती है जिसको आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि अब हमने ये कहा था कि बाइल डक्ट के अंदर प्रॉब्लम होता है। बच्चों बाइल डक्ट के अंदर आपने कहा एएलपी और जीजीटी देखते होते हैं, ऐसे ही है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल क्या, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि जो एएलपी होता है बच्चों, इसका जो लेवल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस डिजीजेस के अंदर नहीं बढ़ता, आपकी किसी और डिजीजेस के अंदर भी बढ़ सकता है। जैसा कि एएलपी का लेवल किसके अंदर बढ़ता था, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बढ़ता था, कोलिडिकोलिथासिस के अंदर बढ़ता था, कोलेंजाइटिस के अंदर बढ़ता था, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के अंदर भी बढ़ता होता है एएलपी का लेवल। लेकिन आपने ये कहना है कि एएलपी का लेवल इसके साथ साथ कुछ और डिजीजेस भी होती हैं जिनके अंदर बढ़ता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को बोन की डिजीज हो, ठीक है, अगर किसी बंदे को बोन का ट्यूमर हो, इवन तक के इवन के आपने कहना पैजेट डिजीज हो, ठीक हो गया, पैजेट डिजीज हो, तो उस बंदे के अंदर भी क्या होता है, आपका एएलपी का जो लेवल होता है वो आपका एक तरह का बढ़ा हुआ होता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई बंदा आता है और उस बंदे के अंदर आप देखते हो कि उस बंदे के अंदर आपने ये देखा कि आपने एलएफटी करवाया, उस एलएफटी के अंदर आपने देखा कि हाँ जी जनाब उसका एएलपी का जो लेवल है वो एक तरह का बढ़ा हुआ है। कौन सा लेवल एक तरह का बढ़ा हुआ है, एएलपी का लेवल बढ़ा हुआ है। अब आप ये भी तो देखोगे ना कि इस बंदे के अंदर जो एएलपी का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई बोन प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से भी बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप कह सकते हो कि हो सकता है कि इसके अंदर
कोई बोन ट्यूमर है या बोन का आपका पैजेट डिजीज है, इस वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर, उस वजह से भी एएलपी बढ़ सकता है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर फिर हम दूसरा टेस्ट पता कौन सा करवाते हैं? हम दूसरा टेस्ट करवाते हैं जीजीटी। कौन सा? एक तरह का जीजीटी। तो जब अगर इस बंदे के अंदर जीजीटी बढ़ा हुआ है, जीजीटी इज द मोस्ट स्पेसिफिक, जो कि यही शो करवाता है कि हाँ जी जनाब इस बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस बंदे के अंदर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर जीजीटी बढ़ा होगा ना बच्चों, तो आपने कहना उस बंदे के अंदर बाइल डक्ट का इशू लाजमी होगा। जैसा कि हमने ये कहा था कि एएलटी अगर किसी के अंदर बढ़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो लीवर का ही प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर किसी बंदे के अंदर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है ना, तो आपने कहना जीजीटी बढ़ा ही होगा। तो अगर किसी बंदे के अंदर जीजीटी भी बढ़ा हुआ है और एएलपी भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदे के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है? लीवर के अंदर है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा इंसान आता है, उस बंदे के अंदर जीजीटी का लेवल जो है वो नॉर्मल है और एएलपी का जो लेवल है वो एक तरह का बढ़ा हुआ है, अब इस बंदे के अंदर आप क्या कहोगे कि बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है? आपने कहना नहीं, इस बंदे के अंदर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस बंदे के अंदर जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है किसी ना किसी बोन डिजीज का हो। बच्चों समझ आई कि नहीं? शाबाश, मुझे ये बताइएगा यार, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? समझ आ रही सबको? बेटा मैं पानी लेके आओ। हाँ जी बच्चों। क्लियर है? ओके। तो आपने क्या कहना होता है कि अब इसके लिए क्या करना है? एक तरह का जीजीटी का जो लेवल होगा बच्चों, वो एक तरह का वो भी बढ़ा हुआ होगा। तो अगर किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि जीजीटी नॉर्मल है लेकिन एएलपी बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर आपने कहना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है? आपका एक तरह का बोन के अंदर हो सकता है, आपका लीवर के अंदर प्रॉब्लम है नहीं है बच्चों। उसके बाद आगे आते हैं। आगे देखो बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना होता है कि एक तरह का, हमने ये कहा कि कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था। ठीक है, क्या होता है? एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि आपका जो लीवर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। आपने कहना है कि इसके अंदर आपके एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है यूरिडाइल ग्लूकोराइड ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये लीवर का एक तरह का एंजाइम है जो कि आपके अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को आपकी कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील करता है बच्चों। अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर आप ये देखो कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है या फिर एक तरह का कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो लीवर का जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन सही तरह नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर लीवर का फंक्शन सही नहीं है, अगर लीवर के फंक्शन सही तरह नहीं हो रहा, फंक्शनल प्रॉब्लम है, तो बिलिरुबिन का जो लेवल होगा बच्चों वो आपका एक तरह का बढ़ जाएगा। और अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो बिलिरुबिन क्या होता है? आपने कहना वो येलो आइज करता है, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? येलो आइज, येलो स्किन होगी, और इस कंडीशन को आपने कहना जॉन्डस कहते हैं। मतलब अगर किसी भी इंसान के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम जॉन्डस कहते होते हैं। अब हमको ये समझना है कि आपका बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो किस कंडीशंस के अंदर किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर बढ़ता है। आपने कहना वायरल हेपेटाइटिस के अंदर बढ़ सकता है बच्चों, नंबर वन। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना है कि ये इंसान के अंदर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर बढ़ सकता है बच्चों, और नंबर थ्री आपने कहना बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बढ़ता है। ठीक है, इन सारी कंडीशंस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि आपका एक तरह का ये लेवल जो होता है वो एक तरह का बढ़ सकता है। और चौथे नंबर पे सिरोसिस के अंदर भी बढ़ सकता है। तो बात करने का मकसद क्या है कि बिलिरुबिन क्या है? आपने कहना है कि बिलिरुबिन आपका एक तरह का अगर बढ़ा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लीवर है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा। इसका काम क्या होता था लीवर का? आपकी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को आपकी कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील करना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आपकी कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील नहीं हो रही, तो इसके नतीजे में आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल अब आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका है, जॉन्डस हो चुकी है। तो आपने कहना है कि इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? एक तरह का आपने कहना है कि एक तरह का येलो डिस्कलरेशन आपने देखनी है बच्चों। तो ये कंडीशन आप देखते होते हो। अब आप लोगों को आगे समझ आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आगे क्या है। आगे बच्चों हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपका ना एक एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन आपके लीवर के अंदर से पैदा होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के एल्ब्यूमिन का लेवल क्या काम क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। एल्ब्यूमिन आपके लीवर से पैदा हुई, एल्ब्यूमिन का जो काम होता है वो क्या होता है? आपने कहना एल्ब्यूमिन का काम होता है आपके एक प्रेशर को मेंटेन करना, उस प्रेशर का नाम होता है प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर, या फिर एक तरह का ओनकोटिक प्रेशर। क्या होता है? एक तरह का बच्चों ओनकोटिक प्रेशर उसका नाम होता है बच्चों। ये जो एल्ब्यूमिन काम क्या करती है? आपने कहना है कि यहाँ पर ना बच्चों ये सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान से जो फ्लूइड को ना ये दोबारा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर डालती है। कहाँ पे डालती है? एक तरह का दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर डालती है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर किसी बंदे के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन पैदा कहाँ से होती है? आपके लीवर से।
आपके लीवर का फंक्शन क्या एल्ब्यूमिन को पैदा करना। तो अगर फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन का लेवल कम है, तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। जब प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएगा। जब आपका फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएगा, तो यही जो फ्लूइड होगा वो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हम क्या देखेंगे, आपका एडीमा देखेंगे, पेरिफेरल एडीमा, और आपका असाइटिस भी देख सकते हैं। तो अगर कभी भी बंदे के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम है ना बच्चों, तो आपने कहना वो लीवर फेलियर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? एक तरह का लीवर फेलियर को इंडिकेट करता होता है बच्चों। ये आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि हाँ जी जनाब, आपका लीवर फेलियर को इंडिकेट करता होता है। अब देखें, दूसरी बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों पता क्या रखनी है? आपने ये कहना होता है कि आपका लीवर का जो मेन काम होता है ना, वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना। जैसा कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना? आपने कहना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, उसके बाद 9 और उसके बाद आता है 10। ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ये बनाता होता है, ठीक है? अगर आपका लीवर फेल हो जाएगा, तो क्या आपके ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बच्चों बनेंगे? तो आपने कहना ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते होते। एक बात अपने ज़हन के अंदर रख लीजिएगा बच्चों, हम हेमाटोलॉजी के अंदर कौन-सी है, आपके हेमाटोलॉजी के अंदर आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। आपने हेमाटोलॉजी के अंदर ये चीज़ पढ़नी है कि अगर किसी बंदे के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 नहीं ना बनता, कौन-सा नहीं बनता? 7। तो इसकी वजह से जब आप लैब करवाते हो, तो लैब के अंदर पीटी का जो लेवल होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो अब वो बंदा, जिस बंदे के अंदर लीवर का प्रॉब्लम बनेगा, उस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 नहीं बनेगा, तो पीटी का लेवल क्या होगा? आपका बढ़ा हुआ होगा। सेम आपने याद करना है कि वो बंदा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 नहीं ना होता, उस बंदे के अंदर आपने कहना है कि एपीटीटी का लेवल जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा। अब वो बंदा, जिस बंदे के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाएगी, उस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 भी कम होगा और उस बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 भी कम होगा। और अगर किसी बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 कम है, तो पीटी का लेवल ज्यादा होता है, और अगर किसी बंदे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 कम है, तो एपीटीटी का लेवल ज्यादा होता है। तो वो बंदा, जिस बंदे के अंदर आप लीवर सिरोसिस देखते हो, उसके अंदर पीटी और एपीटीटी दोनों जो होंगे वो आपके ब्लड के अंदर बढ़े हुए होंगे। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपका एक तरह का सबसे जो अर्लीस्ट साइन होता है जो कि लीवर सिंथेटिक फेलियर को शो करता है, तो आपने कहना लीवर सिंथेटिक फेलियर को सबसे जो अर्ली साइन होता है जो कि शो करता है, वो ये होता है कि पीटी आईएनआर का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है? एक तरह का पीटी आईएनआर का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ा हुआ होता है बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, वरना मैं सारी की सारी बातें जो होती हैं वो अभी एक तरह की रिपीट करूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर से आपको पढ़ा भी देता हूँ। आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट होंगे बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल लीवर के इंजरी के मार्कर्स कौन से होते हैं? आपने कहना एएसटी, एएलपी, उसके बाद जीजीटी। ये क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अगर कभी भी ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब, लीवर के फंक्शन को, एलएफटी को हम बेसिकली दो वजह पे डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को शो करते हैं, और एक वो होते हैं जो कि फंक्शनल प्रॉब्लम को शो करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर एएसटी, एएलटी, एएलपी, जीजीटी आता है, और फंक्शनल प्रॉब्लम के अंदर आपका बिलिरुबिन, आपका एल्ब्यूमिन, आपका एक तरह का पीटी आईएनआर आता होता है। ठीक हो गया बच्चों? और उसके बाद आपने कहना प्लेटलेट्स भी आता है। तो ये आपने कहना है कि वो आपका फंक्शनल प्रॉब्लम है। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के अंदर क्या है? एएसटी, एएलटी, एएलपी, जीजीटी। फंक्शन प्रॉब्लम के अंदर क्या? एल्ब्यूमिन है, पीटी आईएनआर है, बिलिरुबिन और प्लेटलेट्स है। ठीक होगा बच्चों? अब यहाँ पे जब हम आते हैं, आपने कहना अगर हिपैटोसाइट्स डैमेज होंगे तो क्या होगा? एएसटी और एएलटी दोनों का लेवल जो होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? आपने कहना एएसटी वर्सेस एएलटी, मोस्ट टेस्टेड कौन सा है? आपने कहना एएलटी इज अ मोर स्पेसिफिक फॉर द लिवर डिजीजेस। एएसटी क्या होता है? वो लिवर के अंदर भी बढ़ सकता है, हार्ट के अंदर भी बढ़ सकता है, मसल्स के अंदर भी बढ़ सकता है। तो इस वजह से जो एएसटी होता है वो आपका स्पेसिफिक नहीं आता। आगे मैंने क्या डिस्कस किया? एएलपी। एएलपी के बारे में मैंने कहा कि वो उसके अंदर बढ़ता है जब किसी बंदे के अंदर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है, पिलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद आपने कहना है कोलेंजाइटिस हो गया, उसके बाद प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस हो गया। यानी कि वो सारी कंडीशंस जिसके अंदर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है, एएलपी का लेवल आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन आपने कहना है कि अगर प्रॉब्लम आपका इसके अंदर है, जैसे कि बोन डिजीज है, पैजेट डिजीज है, बोन मेटास्टेसिस है, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? एएलपी का जो लेवल होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है। अब हम यहाँ से आपका कहाँ आते हैं बच्चों? नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप लोगों ने देखा कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका क्या होगा? बाइल फ्लो डक्ट है, एएलपी और जीजीटी दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है। अब देखें, आपने कहना होता है कि इन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ होगा, और अल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर क्या होता है? आपने कहना होता है कि अल्कोहल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपका एएसटी का जो लेवल होगा वो एएलटी से 2 गुना ज्यादा होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बच्चों। वायरल हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि एएलटी आपका एएसटी से क्या होता है बच्चों? एक तरह का ज्यादा होता है बच्चों। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया बच्चों? आपने ये कहना है। उसके बाद आपने कहना है कि मैक्सिमम वो बंदा जो अल्कोहल इंटेक करता है ना, उसका जो लेवल होता है एएसटी का वो 500 से कम ही होता है। कितना होता है? एक तरह का 500 से कम ही होता है। लेकिन अगर किसी इंसान का लेवल आपका 500 से ज्यादा जा रहा है एएसटी का, तो इसका मतलब है कोई ना कोई टॉक्सिन्स है, कोई ना कोई टॉक्सिन होते हैं जो कि आपका डैमेज कर रहे होते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या? वाई चेक जीजीटी। हमने जीजीटी चेक क्यों करना है? मैंने आपको ये सारा पढ़ाया हुआ है। टू डिटरमिन इफ एएलपी इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लिवर और फ्रॉम द बोन। ठीक है? इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? अगर तो एएलपी और जीजीटी दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? सोर्स क्या? लीवर और बिलरी सोर्स है। इसका मतलब क्या? आपने कहना है कि आपका लीवर का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एएलपी का लेवल ज्यादा है, जीजीटी आपका नॉर्मल है, तो क्या सोर्स है? आपने कहना बोन सोर्स है। ऑलरेडी बच्चों
जो मैं बता चुका हूँ इसमें से कोई एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने ना बताया हो और बेहतरीन अच्छे तरीके से आपको बताया। बिलीरुबिन का लेवल देखें, आपने कहा वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सिरोसिस, हिमोलाइसिस, इन सब के अंदर क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, जॉन्डिस होगी, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी बच्चों। उसके बाद आपने कहना प्रोड्यूस बाय द लीवर होता है, अल्ब्यूमिन प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, सिरोसिस के अंदर अल्ब्यूमिन कम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। लेकिन जब ये नहीं होगी तो क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा और उसके बाद आपने कहना असाइटिस हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना होता है। ये आगे आप देखें, अल्ब्यूमिन लीवर सिंथेटिक फंक्शन को शो करता है, फंक्शन को शो करता है अल्ब्यूमिन। लीवर प्रोड्यूस क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, लीवर फेल होगा, क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस कम होंगे, पीटीआईएनआर का लेवल बढ़ जाएगा। पीटीआईएनआर इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द लीवर सिरोसिस डिसफंक्शन। तो अर्लीस्ट साइन का जो इंडिकेशन होता है वो कौन सा था, पीटीआईएनआर होता है। ठीक है बच्चों, बाकी ऑलरेडी आपको पता है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है बच्चों, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, लीवर सिरोसिस की वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स क्या होंगे, सारे के सारे वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिस बंदे के अंदर लीवर की इंजरी है, तो सबसे आपका मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, शाबाश, हाँ जी। अब मैं किससे पूछूं, कौन बताएगा बच्चों, कौन सा ऐसा बच्चा है जो कहता है सर जी मैं बताता हूँ, हाँ जी, महक बोलो, शाबाश। यस सर। अच्छा, अगर किसी भी बंदे के अंदर लीवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए आप एक टेस्ट करवाते हो, उस टेस्ट का नाम क्या होता है? सर लीवर के फंक्शन के लिए हम लोग एल्ब्यूमिन। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को चेक करने के लिए आप जो टेस्ट करवाते हो उसका नाम क्या है? सर वो एयर, उसके लिए एएलटी और स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को चेक करने के लिए मैं पूछ एल रहा एफ टी एल एफ टी एल हूँ एफ टी बच्चे। एल एफ टी और एल एफ टी यस में सर जो एल एफ टी। आपका स्ट्रक्चर को देखने के लिए जो इंडिकेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर का सर बताते हैं? एएलटी, और एएलटी और साथ में एएसटी। एएसटी और एएलटी क्या करवाते हैं, आपका स्ट्रक्चर को बताते हैं। फंक्शन को देखने के लिए कौन सा होते हैं जो कि फंक्शन को बताते हैं? सर उसमें हम लोग करवाएंगे एल्ब्यूमिन, इसके अलावा हम्म एएलपी और इसके अलावा बिलिरुबिन। बच्चे, आपका एएलपी और जीजीटी किसको शो करता है, वो भी स्ट्रक्चर को शो करता है, समझ आ सर रही है? एएलपी एस वो जी सर। मेरी बात सुन, एएलपी और बिलिरुबिन, जीजीटी एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन जो से हैं वो हमारे फंक्शन को करेंगे। वो फंक्शन को शो करेंगे। अब मेरी बात को दोबारा रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जी किसी सर। बंदे के अंदर हम एलएफटी करते हैं तो उसमें से जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या देखते होते हैं कि लीवर के स्ट्रक्चर के अंदर सर वो प्रॉब्लम, वो एएलटी, एएलटी, एएसटी और एएलपी और अगर जीजीटी, स्ट्रक्चर में मसला है। चौथे नंबर पे जी जीजीटी। सर। और जी उसके बाद अगर फंक्शन को देखना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? सर बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन और इसके अलावा पीटी और इसके अलावा वो आईएनआर प्लेटलेट्स। आईएनआर वगैरह और एपीटीटी। उसके बाद अब प्लेटलेट्स वगैरह आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के लीवर का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, यानी कि हेपेटाइटिस लीवर की हो चुकी है, तो किसका लेवल बढ़ा जी हुआ सर। होगा? सर उसमें हमारे वैसे तो एएलटी का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हमारा दो चीजें देखेंगे, अगर हमारा एएसटी एएलटी से ज्यादा होगा तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी, और अगर एएलटी एएसटी से ज्यादा होगा तो वायरल हेपेटाइटिस होगी। वायरल हेपेटाइटिस होगा। इन दोनों में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है, एएसटी ज्यादा स्पेसिफिक है या एएलटी ज्यादा स्पेसिफिक है? सर एएलटी। एएलटी क्यों स्पेसिफिक है, एएसटी क्यों नहीं स्पेसिफिक? सर क्योंकि एएसटी जो है उसमें हम मसल या फिर हमारे हार्ट या मतलब और प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो एएलटी है वो स्पेसिफिकली हमारे लीवर की बिल अगर मतलब बाइल डक्ट के डिस्ट्रक्शन अंदर अगर वगैरह कोई होती है। प्रॉब्लम होगा तो क्या किसका लेवल बढ़ा हुआ होगा, बाइल डक्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो? सर अगर बाइल डक्ट का प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी हमारे पास ये इंक्रीज होगा, एएलपी इंक्रीज होगा और और इसके अलावा जीजीटी। अच्छा, और जीजीटी इंक्रीज होगा। अच्छा, जीजीटी जो जी सर। होगा और एएलपी जो होगा वो बाइल डक्ट के अलावा और कोई डिजीज है जिसके अंदर बढ़ सकता है? सर बोन डिजीज के लिए और वो पेचेट डिजीज जो मतलब हमारे लिए अगर जो आपके होता है पास कोई उसके एक लिए। ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर जीजीटी तो नॉर्मल है लेकिन एएलपी का लेवल बढ़ा हुआ जी है, तो इसका मतलब क्या, कौन सी तो डिजीज है सर ये? सर बोन डिजीज है, बोन ट्यूमर हो सकता है। और अगर किसी बंदे के अंदर जीजीटी और एएलपी दोनों बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? अब ये सर इसमें मतलब बाइलरी मतलब के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बाइलरी डिजीज प्लाज्मा हो सकती कोलाइडल है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? सर एल्ब्यूमिन। तो अगर अल्ब्यूमिन नहीं होगी तो फिर आपका इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं? सर अगर हमारे पास एल्ब्यूमिन कम होगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा अडीमा हो सकता है, असाइटिस हो सकती है।
और वो कौन सा प्रेशर होता है जिसको मेंटेन करती है एल्ब्यूमिन बेसिकली? सर ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर। आपका अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है जो कि आपके लीवर के फंक्शनल सिंथेटिक फंक्शन प्रॉब्लम को शो करता है? सर अगर मतलब येलो आइज होंगी और इंडिकेटर, इंडिकेटर लैब के हाँ, अंदर क्या देखोगे? सर लैब के अंदर यही होगा कि हमारे जो वो है क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनकी वजह से पीटी और आईएनआर जो है वो इरेज होंगे। वो रेज होगा। ओके बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, ये सारे का सारा भी मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों, ठीक है। इसको अपने एक बार पढ़ लेना, सेम टू सेम वही चीजें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब यहाँ पे देखें, 52 ईयर ओल्ड विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज प्रेजेंट विद जॉन्डस लेबोरेटरी स्टडीज क्या है? एएसटी का लेवल क्या आपका एक तरह का 240 है, और एएलटी का लेवल क्या 90 है। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 180। तो ये 180 से भी ज्यादा है, यानी कि ये 2 टाइम से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का ये क्या एक तरह का अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। तो ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर एएसटी एएलटी से ज्यादा होगा तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा बच्चों। अच्छा जी, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, वो है आप लोगों का एक तरह का रे सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चों, रे सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इसके अंदर हम एक एक पॉइंट्स को जो होगा वो कवर करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमने ये कहना है कि रे सिंड्रोम क्या चीज है। यार, एक ऐसा बंदा जिस बंदे ने एक तरह का, उसको वायरल इन्फेक्शन हो, ये शो कर लें, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद उस बंदे ने एस्पिरिन की टैबलेट ले ली हो, कह लिए एक तरह की एस्पिरिन की टैबलेट ले रही हो, और उसके साथ अब उसका जो है वो लीवर भी फेल हो जाए, लीवर सिरोसिस हो जाए। लीवर सिरोसिस के बाद जो आपका मुंह है वो उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करे, जिसकी वजह से हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी हो जाए, कि एक तरह का हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी हो जाए। तो इस कंडीशन को आप रे सिंड्रोम कहते होते हो। तो बात करने का मतलब क्या है, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का, एक मिनट यार। अच्छा जी, तो आपने ये कहना है कि सबसे पहले बंदे ने क्या की, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है किसी भी तरह की, हो सकता है चिकन पॉक्स उसको हो गया, हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। और उस बच्चे के अंदर आपने क्या की, आपने एस्प्रीन दे दी है। तो जैसे ही आपने क्या एक तरह का एस्प्रीन दी है, तो एस्प्रीन देने के साथ क्या होगा, आपने कहना है कि उसका जो लीवर है ना वो डैमेज हो गया है। जब लीवर के बाद क्या हो गया, आपने कहना कि लीवर का जो मेन काम होता था वो क्या होता था, आपने कहना यूरिया साइकिल चलाना था। अब यूरिया साइकिल प्लांट ब्रेन होगा, अब उसके ऊपर अटैक होगा, जिसकी वजह से हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी हो जाएगी। और इस पूरी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आपने कहना इस पूरी कंडीशन को रे सिंड्रोम कहते हैं। आई समझ के नहीं आई? वायरल इन्फेक्शन से उत्तो की ले रही जनाब, एस्प्रीन की गोली ले ली। एस्प्रीन लेने के बाद उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके जो लीवर है वो डैमेज हुआ, क्या हुआ कि उसके ब्रेन के ऊपर अटैक हुआ। और इसके नतीजे में क्या हो गया, आप कहते होते हैं। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे की कंडीशन क्या होती हैं बच्चों। सबसे पहले आपका जो चाय सिंड्रोम इज रेयर बट अ सीरियस डिजीज दैट कॉज सडन स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, इनकेफ्लोपैथी एंड फैटी चेंजेस इन द, क्योंकि एक तरह का ब्रेन के अंदर इनकेफ्लोपैथी होगी और लीवर के अंदर फैटी चेंजेस होंगी। इट अकर्स आफ्टर अ वायरल इन्फेक्शन। पहले बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुई, क्या वेरिसिला हो सकती है, इन्फ्लुएंजा हो सकती है। इन चिल्ड्रन आर द टीनेज हु टेक एस्प्रिन, एस्प्रिन उन्होंने ली, ठीक है। इट काज, आपने ये बाकी बात में अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपने कैलोरी होती है, एस्प्रिन बंदा लेता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपने कहना है जैसे इस बंदे ने वायरल इन्फेक्शन हुई, उसके बाद एस्प्रिन, एस्प्रिन लेने के बाद क्या होता है, आपने कहना होता है कि बेसिकली जब भी कोई इंसान एस्प्रिन लेता है तो एस्प्रिन जो होती है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। अभी मैं आप लोगों को इधर से बताता हूँ एस्प्रिन क्या काम करती है बच्चों। आपने कहना है जो एस्प्रिन होती है, जो एस्प्रिन एक बली, और एस्प्रिन क्या काम करती है, एस्प्रिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। तो आपका एस्प्रिन को डैमेज कर देगा, तो माइटो कहना होता है कि एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके फैट की ब्रेकडाउन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, आप एक तरह की फैट की है। अब आप खुद सोचो, अगर देखा माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हो जाएगा तो क्या बंदे के अंदर जो फैट होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी बच्चा? आप बात ये बताइएगा। उस बंदे किसी भी तरह की फैट की ब्रेकडाउन होगी, तो आपने कहना है जब अगर फैट ही टूट गया तो फैट की ब्रेकडाउन नहीं होगी। बंदे के अंदर फैट की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो इस नतीजे में अब आप क्या देखोगे कि वही जो फैट अब वो अब आपके लीवर के
आवाज आ रही है? हेलो। ओके, तो बच्चों जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल इंसान के अंदर होता है, आपने ये कहना है कि एक इंसान आपके पास आता है, उस इंसान के अंदर आप ये देखते हो बच्चों कि फॉर एग्जांपल उस बंदे के अंदर आप क्या देख रहे हो, आपने ये कहना है कि आपके पास एक बंदा आया, उसके अंदर उसने एस्प्रीन ली। एस्प्रीन करती क्या है? एस्प्रीन बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया को फेल कर देती है। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया फेल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली काम क्या चल रहा होता है? ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो बच्चों, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यार कम से कम हाँ ना रखा तो जवाब दे दो। हेलो। 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 हम्म, अब मैं दोबारा करता हूँ। एक मिनट यार। अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, शो हो जाएगा इंशाल्लाह अभी। अच्छा बच्चों, अब बताइएगा, अब आवाज आ रही होगी और अब स्क्रीन भी शो हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके। हाँ जी, अब ठीक है। तो देखो, हम जो बात डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि अगर फॉर एग्जांपल, या थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर ना बच्चा है, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन, आपने एस्प्रिन दी ना, तो एस्प्रिन बच्चों पता काम क्या करती है? लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसको डैमेज कर देती है। अब प्रॉब्लम ये है कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता पता क्या है, कि फैट की ब्रेकडाउन होती है। फैट का तो एक तरह का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि एक तरह का लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो जनाब आपका एक तरह का, आप खुद सोचो कि अगर ये डैमेज हो जाएगा तो अब आपके फैट की ब्रेकडाउन होगी, तो आपने कहना है कि अब इस वक्त आपके फैट की ब्रेकडाउन नहीं होती। जब आपके फैट की ब्रेकडाउन नहीं होती बच्चों, तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना है कि जब आपके फैट की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो इसके नतीजे में आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये सारी की सारी जो फैट होगी वो जनाब आपके लीवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी? एक तरह के बच्चों, लीवर के अंदर क्या होगी? एक तरह के बच्चों डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने ये देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि कभी भी, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आए और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखो कि एक तरह का, कि इसके अंदर क्या हुआ, उसने एक तरह का, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल रे सिंड्रोम होता क्या है? आपने कहना है कि रे सिंड्रोम को बिल्कुल आसान वर्ड्स के अंदर डिस्कस करने से पहले आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, एक मिनट। अच्छा जी, तो आपने कहना है कि यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का यही जो फैट होगी वो जनाब आप आपके
मेटाबोलाइज नहीं होगी, जब ये मेटाबोलाइज नहीं होगी तो आपने कहना होता है कि इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो फैट होगी ये पूरे की पूरी फैट आपके लीवर के अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तरह के बच्चों लीवर के अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब आपके लीवर के अंदर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, फैटी लीवर होगा। जब आपका फैटी लीवर होगा तो अब हम इसके अंदर जब कभी भी हम एक तरह का लीवर को देखेंगे ना तो हमें पता क्या मिलेगी, फैट मिलेगी, उसके लीवर के अंदर से माइक्रोवेसिकुलर फैटी चेंजेस इन लीवर मिलेगी। जब लीवर के अंदर आप देखोगे तो इसके नतीजे में पता क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर लीवर जो होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन नहीं कर सकता, जिसके अंदर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेटाबॉलिज्म हो गया, जिसके नतीजे में आपने कहना ग्लूकोनियोजेनेसिस वो मेटाबॉलिज्म होता है जिसके नतीजे में आपकी न्यू ग्लूकोज बनती है। अब न्यू ग्लूकोज नहीं बनेगी, जिसके वास्ते में आप क्या देखोगे, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, एक तरह का कम हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू पता क्या होगा बच्चों, अब आपका यूरिया साइकिल नहीं होगा। जब आपका यूरिया साइकिल नहीं ना होता तो अमोनिया जो होता है, जो आपको पता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका जो अमोनिया होता है वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। जैसे अमोनिया आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है तो यही जो अमोनिया होता है वो आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से आप हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी देखते हो। तो हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी क्या करवाती है, आपने कहना है कि ब्रेन के अंदर एडिमा करवाती है, स्वेलिंग करवाती है, और इसके बाद बंदा कोमे में जाता है। तो ये बेसिकली सारा कुछ क्या होता है, आपने कहना ये रे सिंड्रोम है। को आसान और सिंपल वर्ड्स के सामने ये पता क्या होता है, आपने कहना है बिल्कुल आसान और सिंपल वर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगी सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आपने कहना एस्प्रिन उसने ली। एस्प्रिन क्या काम करती है, आपने कहना माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज खत्म कर देती है। फंक्शन किया बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि फैट की एसिड की मेटाबॉलिज्म वाला खत्म, यहाँ खत्म हो गया। क्या फैटी एसिड क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इन लीवर जो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिसरप्टेड, यानी कि वो खत्म। फिर क्या होगा, माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस इन लीवर, मतलब क्या है कि आपका जो लीवर होगा उसके अंदर फैट जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगी, जिसके नतीजे में उसने क्या कहा, हाइपोग्लाइसीमिया, अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ये अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो फिर हम क्या देखेंगे, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, और उसके बाद इनकेफ्लोपैथी, बंदा कोमे के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको लगता है कि सर हमारे हमें इस कॉन्सेप्ट की नहीं समझ है, बंदा पूछ सकता है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये शाबाश नहीं मांगी, कोई सिंगल ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है, बंदा पूछ सकता हो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे बच्चों, जब भी कोई बंदा एक तरह का आपने ये कहना होता है कि ये बंदा जो होगा, इस बच्चे के अंदर हम ये देखते होते हैं कि फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, छाती के अंदर जाता है बंदा वॉमिटिंग करता है, लिथार्जी, इरिटेबल के अंदर जाएगा, सीजर होंगे, उसके बाद बंदा कोमे के अंदर जा सकता है, और इंट्राक्रेनियल इसके अंदर बढ़ सकता है। उसके बाद आपने कहना है हिपैटोमीगैली हो जाएगी, हाइसीमिया आपको पता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कभी भी हिस्ट्री होगी वायरल। तो कभी एग्जामिनर अगर ये कहे ना आसान वर्ड अंदर के, आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि लीवर का लेवल जो है वो एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का उसने बच्चा है, बच्चे ने जनाब मेडिसिन ली है, कोई वायरल इन्फेक्शन थी, उसके बाद अंदर गया, वो में के अंदर चला गया, जी जी लीवर की फैटी चेंजेस मिलती होती हैं। तो ये क्या है, आपने कहना रे सिंड्रोम है, ठीक है। आपने कहना कि इसका अमोनिया जो होता है, लीवर डैमेज होने की वजह से एएलटी एएसटी बढ़ा हुआ होगा, उसके बाद सीरम लैक्टेट बढ़ा हुआ होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि क्योंकि लीवर ही खराब होगा, पीटीआई वो सारे के सारे जो लेवल होंगे ज्यादा देखने को मिलेंगे। पैथोलॉजी के लिए आप क्या देखते हो, माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस इन लीवर, नॉट लार्ज ड्रॉपलेट लाइक अल्कोहलिक लीवर डिजीज, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग एंड डैमेज होता है, सेरिब्रल एडीमा आप देखते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपने सिंपल सी बात है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, पेशेंट को आईसीयू में डाल के उसके बाद आपने मैनिटोल देना होता है, क्योंकि आपका सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। सेरिब्रल एडिमा के लिए आप मैनिटोल देते हो, जो कि आपने कहना है कि फ्लूइड को आपके ब्रेन के पैरेन्काइमा से निकाल कर ब्लड वेसल के अंदर डालता होता है जी। और उसके बाद आपने कहना हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए आपका क्या करते हैं, एक तरह का डेक्सट्रोज देते होते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपने कहना होता है। बाकी एस्पिरिन और इस तरह की कोई भी मेडिसिन आपने रोकनी होती है। यार सिंपल अल्फाज के अंदर अगर कोई बंदा पूछे ना कि रे सर अगर ये सब अडल्ट में हो, अडल्ट के अंदर नहीं होता, क्योंकि अडल्ट के अंदर ये आपका मुकम्मल तौर पर जो लीवर होता है वो आपका एक्टिवली काम कर रहा होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपने सिंपल अल्फाज के अंदर बच्चों पता क्या कहना है कि रे सिंड्रोम क्या होता है। आपने सिंपल अल्फाज के अंदर रे सिंड्रोम के बारे में ये कहना है कि रे सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी बंदे को पहले वायरल इन्फेक्शन थी, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन के बाद साथ साथ उस बंदे ने क्या लिया, एक तरह की एस्पिरिन की मेडिसिन ले ली। जब वो एस्पिरिन की मेडिसिन लेंगे तो एस्पिरिन की जो मेडिसिन होती है वो क्या काम करती है, आपने कहना है कि लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसको एक तरह का डैमेज कर देती है। जब लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा जब वो डैमेज कर जाएगा तो आपने कहना होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि आप एक तरह की मेटाबॉलिज्म करवाना।
अब जो फैट होगी उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब फैट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ये माइक्रोवेसिकुलर जो फैट होगी वो जनाब आपके लीवर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, जिसके नतीजे में आपने कहना कि यूरिया साइकिल नहीं होगा, आपका अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। यही अमोनिया जो होगा वो जनाब आपने कहना होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जाएगा। उसके बाद हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी हो जाएगी, बंदा कोमे के अंदर, कंफ्यूजन के अंदर और वॉमिटिंग बंदे को होगी। ठीक होगा, ये आपने याद करना है। ये सारी की सारी कंडीशंस हम देखते होते हैं। फिर आपने ये देखा, जैसा कि मैंने ये कहा कि हाँ जी जनाब हम ये सारी की सारी कंडीशंस देखते हैं बच्चों। अब फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस बंदे को आपने ये देखा कि एक तरह तो आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बच्चों रेस सिंड्रोम का जो सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है वो ये बंदे को अब हमें के बाद आपने कहना है कि इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो इसके लिए हमें डेक्सट्रोज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर सेरिब्रल एडिमा होता है, तो सेरिब्रल क्योंकि मैनिटोल क्या होता है कि आपके वो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है उधर से वो निकालता है और वो ब्लड वेसल के अंदर डालता होता है उसको। इसी तरह अगर किसी हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो जाए ना, अंदर भी हम मैनिटोल देते होते हैं और साथ हम उसके अंदर स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन देते हैं। दुनिया में हर जगह ये ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे ये करना होता है। ठीक है बच्चों, आप देखें यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। A 7-year-old boy is brought to the emergency department repeated vomiting and confusion. He had chicken pox 5 days ago and was given। अब आवाज, हेलो, अब आवाज आ रही बच्चों? ओके, ओके। तो इस कंडीशन को आप क्या कहना बचना का रेस सिंड्रोम का। तो ये जनाब आप ये हुआ सिंपल एस्प्रिन यूज इन चिल्ड्रन वायरल इन्फेक्शन रेस सिंड्रोम करवाएगा। इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन डिजीज, वो कावासाकी डिजीज का नाम दे सकते हैं वरना आप ठीक अंदर नहीं दे होती बच्चों। अर्ली साइन क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, कोमा होता है। एक हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरमोनीमिया आप देखते हो, इसके अंदर माइक्रोवेसिकुलर फैटी चेंजेस देखते होते हो आप। उसके बाद वो के अंदर ज्यादा होती है, अबाउट 40 कैरीज के अंदर हम देते होते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों का एक तरह का जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है और हेपेटिक इन्फेक्शन है। तो इसके साथ डिस्कस करने का बेसिकली पर्पस है वो ये है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड सारा जो टॉपिक्स है वो हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं करवाऊंगा हिपैटिक इन्केफ्लोपैथी होता क्या है जो। ठीक है, देखिए बच्चों हिपैटिक एफ्लोपैथी अब मुझे आना है। मुझे ये बताओ कि हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी कब होती है? जब किसी बंदे का लीवर खराब होता है, अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है और वो अमोनिया आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है और ब्रेन को डिसफंक्शन कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी इंसेफ्लोपैथी कहते होते हो। तो ये क्या है, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी क्या है? ब्रेन डिसफंक्शन ड्यू टू लीवर फेलियर द टॉक्सिन बिल्डअप अमोनिया। ठीक हो गया बच्चों? आपने वॉइस नहीं आ रही? हेलो, हेलो बच्चों, यार ये क्या हो क्या रहा है आज? हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ बच्चों, अब आ रही है आवाज? ये राज पता नहीं क्यों नेट इशू कर रहा है, पहले तो कभी नहीं इस तरह किया। ओके, अब देखो, हमने जो चीज यहाँ पे बच्चों करनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी होता क्या है। आपने ये कहना होता है कि हिपैटिक इंकेफ्लोपैथी वो होती है जिस कंडीशन के अंदर आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल आपका जो लीवर है उसका मेन काम क्या होता था, यूरिया साइकिल चलाना। अब अगर किसी भी वजह से आपका जो ब्रेन है वो यूरिया साइकिल नहीं चला पा रहा,
जब आपका ब्रेन आपका यूरिया साइकिल नहीं चलाएगा तो इसके नतीजे में होता क्या है, अभी हो जाता है, 1 मिनट रुके। अब स्क्रीन शो हो रही है? अब हो रही होगी। अच्छा बच्चों, आपने कहना होता है कि जब आपका ब्रेन जो है ना, वो फॉर एग्जांपल अब आपका अमोनिया जो होगा यूरिया साइकिल नहीं चला पाएगा, तो जो अमोनिया होगा वो जनाब आपका एक तरह का ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट अटैक करेगा। जब ये ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो स्वेलिंग करेगा, और इस कंडीशन को आप हिपैटिक एनकेफेलोपैथी कहते होते हो। अब होता क्या है, आपने कहना है कि अमोनिया प्रोड्यूस कहाँ से होता है। आपने कहना है कि एक तरह का जो हमारा गट होता है ना बच्चों, उसके अंदर से आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो भी आपका अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। जैसा कि आपने खाना खाया, एक तो आपने अमोनिया वाली कोई ना कोई प्रोटीन वाली डाइट ली, उसके अंदर अमोनिया था। दूसरा, आपने ये कहना होता है कि बच्चों के फॉर एग्जांपल कि आपने एक तरह का जो गट के अंदर बैक्टीरिया हैं, वो अमोनिया बनाते हैं। तो इसके नतीजे में अमोनिया का जो लेवल होगा वो आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब आपके बॉडी के अंदर अमोनिया बढ़ता है तो अमोनिया फिर आपकी बॉडी से निकलता कहाँ है? आपने कहना होता है कि एक तरह का एक निकलता है यूरिया साइकिल के ज़रिए। किस ज़रिए? आपका यूरिया साइकिल के ज़रिए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे के अंदर आपने ये कहना है कि एक तरह का यूरिया वैसे ही लीवर वैसे ही फ़ेल हो गया है, तो उसके अंदर यूरिया साइकिल नहीं होगा। जब उसके अंदर यूरिया साइकिल नहीं होगा तो उस बंदे की बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। जब उस बंदे की बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो अमोनिया का ये खूबसूरती होती है, ये गंदगी होती है उसकी कि अमोनिया आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेता है। जब ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो यही जो अमोनिया होता है वो एक और सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामीन। क्या होता है? एक तरह का ग्लूटामीन। ये जो ग्लूटामीन होता है वो बच्चों पता है क्या काम करता है? ग्लूटामीन बेसिकली आपके जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, एस्ट्रोसाइट्स, उसके अंदर स्वेलिंग करवा देता है। क्या करवाता है? एक तरह का स्वेलिंग करवाता है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? ब्रेन एडीमा कहते हो या सेरिब्रल एडीमा कहते होते हो। ठीक है? जिसकी वजह से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर किसी न किसी तरह का इम्बैलेंस आता है। और इस पूरी की पूरी कंडीशन को आपने कहना है हिपैटिक एनकेफेलोपैथी कहते होते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार बताता हूँ। देखें, एक बंदा ऐसा है जिस बंदे के अंदर लीवर फेल हुआ। लीवर का काम क्या होता है? शाबाश! बच्चों, लीवर का काम क्या होता है? लीवर का बेसिकली ये काम होता है कि आपके यूरिया साइकिल को चलाना। तो अगर यूरिया साइकिल ही काम नहीं करेगा, तो मुझे ये बताओ कि अब आपका जो लीवर होगा, वो अमोनिया को यूरिया के अंदर तब्दील कर पाएगा? नहीं। तो जब अमोनिया का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो वो क्या काम करेगा? यही जो अमोनिया होगा, वो जनाब आपके ब्रेन के अंदर जाएगा। जब ये अमोनिया आपके ब्रेन के अंदर जाएगा तो अमोनिया आपका ग्लूटामीन के अंदर तब्दील होगा। ग्लूटामीन आपकी बॉडी के अंदर आपके आपने कहना होता है कि फ्लूइड आपका इकट्ठा करवाएगा। क्या करवाएगा? एक तरह का फ्लूइड जो होगा वो जनाब आपने कहना है कि एक तरह का इकट्ठा करवाएगा। जब आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जब ये ग्लूटामीन आपके एस्ट्रोसाइट्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा करवाएगा, स्वेलिंग करवा देगा, तो इस कंडीशन को आप सेरिब्रल एडीमा कहते होते हो। तो इस कंडीशन को आपने कहना एक तरह का सेरिब्रल एडीमा कहना होता है बच्चों। ठीक हो गया? ये आपने याद करना होता है कि हाँ जी जनाब, कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने गौर करना है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी के अंदर क्या क्या आता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसके अंदर आपने ये देखा बैक्टीरिया ये सारा, उसके बाद आपने कहना है कि अमोनिया लीवर के अंदर होता है, फिर आपने ब्लड में सेरेब्रल एडीमा होता है। ठीक हो गया? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखते हो, ठीक है, कि आपने ये देखा, तो अब इस बंदे के अंदर आपने अमोनिया को जो है वो जनाब आपका ठीक भी तो करना है। ठीक है? आपने हिपैटिक एनकेफेलोपैथी को ठीक तो करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखना है कि गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे आपके जो कि अमोनिया बनाते थे। तो आप उन बैक्टीरिया को खत्म कर दो। वो मेडिसिन जो कि गट के अंदर बैक्टीरिया अमोनिया बनाते थे उनके लिए आप मेडिसिन जो देते हो उसको हम कहते हैं रिफेक्सामाइन। क्या कहते हैं का बच्चों? रिफेक्सामाइन कहते होते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप एक सिरप देते हो जिसको हम कहते हैं लैक्टोलोज, डुफालैक के नाम से आता है। ठीक है? कॉन्स्टिपेशन के अंदर मोस्टली यूज करते होते हैं। तो आपने क्या कहना होता है, इसके अंदर क्या करते हैं? लैक्टोलोज नॉन एब्जॉर्बेबल डाई सैकराइड होता है, लो क्लोनिक पीएच करता है, कन्वर्ट अमोनिया इनटू अमोनियम इसके अंदर NH4 के अंदर ट्रैप्ड इन गट। उसके बाद क्या होता है इसके मतलब वो ये के जो लैक्टोलोज होता है ये आपकी बॉडी के अंदर बच्चों, आपने इस बात को थोड़ा सा गौर करना है कि जो लैक्टोलोज होता है वो ये काम करता होता है कि वो NH3 को NH4 के अंदर तब्दील करता है। किसमें तब्दील करता है? एक तरह का NH4 के अंदर तब्दील करता है। अब देखो, जब आपका NH3 NH4 के अंदर तब्दील होता जाएगा, तो आप रिजल्ट के अंदर क्या देखोगे कि NH3 का जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी के अंदर कम नहीं होता जाएगा? शाबाश, ये बताइएगा। अगर आपका NH3 आपका NH4 के अंदर तब्दील होता जा रहा है, तो जो रिजल्ट है उसके नतीजे में आप ये देखोगे कि NH3 का जो लेवल है वो आपका एक तरह का कम होता जाएगा।
तो अब आप क्या देखोगे कि NH3 का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो आपने NH3 का लेवल क्या देखा, कम देखा, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि NH3 के लेवल को कम करना। ठीक है, तो उसके बाद आप 2 to 3 सॉफ्ट स्टूल पर डे, ये आपने कहना कि हम इस वजह से देते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना रिफेक्सामिन। रिफेक्सामिन क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक होती है जो कि अमोनिया को प्रोड्यूस करने नहीं देती। ये आपने दूसरी बात करनी है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो उसके एक तरह के फैक्टर्स को ज्यादा कर रहा है उसको हमने ठीक करना होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हो, ये वाला सारा कुछ। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे हमने सारा कुछ क्या पढ़ा। हमने कहना होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये भी हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, इस बारे में भी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है बंदा पूछ सकता है। तो यहाँ पे हिपैटिक एन्केफेलोपैथी क्या था, न्यूरोसाइकेट्री कॉम्प्लिकेशन, टॉक्सिन्स आपका ब्रेन के अंदर जाते हैं सिरोसिस की वजह से, अमोनिया हो जाता है, क्लिनिकल डायग्नोज होता है नॉट अप्रिशिएबल, लैक्टोलोज और रेफ्लेक्सामिन, और उसके बाद ट्रिगर एजेंट को ठीक करते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई सिंगल ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब आप लोगों का एक तरह का ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है बच्चों। शाबाश एनीवन जी। ओके जी, अब देखें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो है वो क्या है। आपने कहना होता है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ये होता है कि जिसके अंदर आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके लीवर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और एट द एंड आप लीवर की सिरोसिस देखते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल होती है। कौन सा था, एक तरह का फीमेल होती है। इसको याद हमने पता है कैसे किया था कि चलो मैं आपको एक वैसे बात बता देता हूँ। हमारा एक दोस्त था, मेरा एक स्टूडेंट था, और वो मेरा पहला बैच था एविसिना के अंदर जिनको मैं पढ़ा रहा था। और वो जैसे होता है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भाइयों की तरह होते हैं, मतलब कि ये वाला सीन भी है। उन वो बड़े फ्री हो जाते हैं। वो बेचारा ना काफ़ी ज़्यादा, हम 4-5 दोस्त होते थे, स्टूडेंट ही मतलब दोस्त वगैरह बन गए। वो जनाब ना काफ़ी फ्री हुआ हुआ था। तो वो हमें पता लगा कि हमारा जो वो वाले भाई है ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको इसी से ना मोहब्बत है। ठीक है, और वो कोई 10वीं 12वीं से मोहब्बत थी उसको। ठीक है, और उसके बाद वो भाभी जी ने ना उनको डिच करवा के ना, मतलब के कहीं और उनका निकाह कोई या शादी उनकी हो गई, या जो भी साहब था। अब उनका नाम था अस्मा। समझ आ रही है, उनका नाम क्या था, एक तरह का अस्मा था। अब इसके अंदर होता पता कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर अस्थमा जो होती है ना, आपने कहना है कि ये बेसिकली बढ़ जाती है। अस्थमा जो होती है वो एक तरह की बढ़ जाती है। अस्थमा का मतलब क्या है, आप इसको याद कैसे करते हो, एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एक तरह का एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी हम इसको कहते होते हैं। तो आप देखें, ए से एंटी, एस से स्मूथ, एम से मसल, और ए से एंटीबॉडी। तो हम उसको कहते थे, ये याद हम पढ़ रहे थे ना, अस्थमा, चलो ठीक है यार, एंटी स्मूथ मसल एंटी बॉडी, यानी कि ये जो अस्थमा है उसने क्या किया, उसने इसके जिगर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और उसके बाद इसका जिगर खराब हुआ और इसको लीवर सिरोसिस हो गई। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, आपने कहना होता है कि इस कंडीशन को हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते होते हैं। ठीक है, तो आपने ये कहना है कि बेसिकली जब कभी भी एग्जामिनर ये कहेगा कि आपका ये कौन सी है, ये आपकी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और इस ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर होता क्या है कि एक एंटीबॉडी होती है, और उस एंटीबॉडी का नाम क्या होता है आपका, अस्थमा। अस्थमा एंटीबॉडी होती है, और उसको हम कहते हैं एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये इसके अंदर भी होती है। ठीक है, उसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल का हिसाब भी होता है। अभी हम इसको इसमें देखते हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है अस्थमा क्या करेगी, ए एंटी स्मूथ मसल्स एंटी बॉडी जो होती है ये क्या काम करेगी बच्चों, आपने ये कहना होता है कि ये आपकी एक तरह का लीवर के ऊपर अटैक करेगी। जब लीवर के ऊपर अटैक करेगी तो लीवर के अंदर क्या होगी, एक तरह की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जब लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपने कहना सिरोसिस हो जाएगी। मतलब कि एट द एंड आप क्या देखोगे, लीवर की सिरोसिस देखते होते हो बच्चों। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी होती है जिसका नाम ये है, अब देखो, इम्यून सिस्टम अटैक द लीवर, कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, कैन लीड टू सिरोसिस एंड लीवर फेलियर इफ अनट्रीटेड। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पर देखें, मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसके अंदर आप क्या देखते हैं, एक तरह का आपने कहना है कि यो फटीग, नोजिया, प्रूराइटिस, और मे बी आसिम्टोमेटिक। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ था, एंटी स्मूथ मसल्स, ये,
उसके बाद एंटी लीवर, एंटी किडनी, माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, ये आपने कहना होता है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होता है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। लैब के अंदर एएलटी एएसटी का लेवल ज्यादा होगा, या इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होगा उसका लेवल ज्यादा होगा, ये आपने कहना होता है। और जब हम लीवर की हिस्टोलॉजी करते हैं तो लीवर की हिस्टोलॉजी के अंदर बच्चों हमें क्या मिलता है, आपने कहना है कि हमें एक तरह का लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस मिलती होती है। क्या मिलती है, एक तरह के लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस मिलती होती हैं बच्चों। तो यहाँ पे अभी हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हाँ जी जनाब ये है क्या। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था बच्चों, ये वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपने ये कहना होता है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम, आपकी अपनी ही एंटीबॉडीज आपके लीवर के पैरेन्काइमा को प्रोटेक्ट करती है, लीवर की इन्फ्लेमेशन कर देती है, जिसकी वजह से बंदे को इचिंग हो सकती है, एएलटी एएसटी का लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद आपने कहना होता है एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडी का लेवल बढ़ सकता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल बढ़ सकता है, और उसके बाद एंटी लीवर, एंटी किडनी, माइक्रोसोमल एंटीबॉडी का लेवल जो होता है वो एक तरह का बढ़ सकता है बच्चों। क्लियर है, ये सारा कुछ ये करवाती। अब आपको इतना पता चल गया होगा। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल बच्चों कि एक तरह का ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो होता है, आपने कहना हमेशा फीमेल होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर क्या होगा, बंदे को सिरोसिस और लीवर फेलियर होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, आपकी एक तरह का स्टीरॉइड्स है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो आपकी ऑटोइम्यूनिटी को कम करता है, जैसा कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, प्रेडनिसोन हो गया, एजाथायोप्यूरिन हो गया, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्या काम करता होता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है इसको ठीक करता है। और अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो लीवर सिरोसिस और फेलियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों कि यहाँ पे क्या है, टाइप्स कौन सी, इन्फ्लामेटरी लीवर डिजीज ऑटोइम्यून होती है, लीवर के ऊपर अटैक होता है, फीमेल मोस्टली होती है, एएलटी एएसटी का आईजीजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपने कहना होता है कौन सी होती हैं, आपने कहना है वो एंटीबॉडीज जो इसके अंदर हम ये देखते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि आपकी आ जाती हैं, नंबर वन आपने कहना ऑटो एंटीबॉडी, स्मूथ मसल्स एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी लीवर किडनी, माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बड़ी हुई होती हैं, पोर्टल लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती हैं, स्टीरॉयड और अज़ैथियोपिरिन आप ट्रीटमेंट के अंदर देते हो बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। देखें बच्चों यहाँ पे क्या है, अब 45-year-old women present with the fatigue and pruritus. Lab shows ALT more than 320, AST 280 है, and elevated IgG. Anti-nuclear and anti-smooth muscles antibodies are positive. Liver biopsy shows portal and periportal lympho आपने कहना है प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या होगा, आपने कहना ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। हाँ जी बच्चों। अच्छा बच्चों, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को टॉपिक करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, मेरी एक बात लिख लो। ठीक है, मैंने ना जब भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग रेगुलर हो जाओ, आप लोग ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, मैं लिख के देता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर पास होगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ। हम जब हर दफ़ा हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं ना, जिनको मैं आपस में मतलब फेस टू फेस वाला हिसाब होता है, जिनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उन बच्चों को मैं उनके वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के देता हूँ कि हाँ जी जनाब कि आप लोग पास होंगे। लास्ट टाइम एक बच्ची थी एविसिना की, उसके 170 मार्क्स थे, वो मैंने ग्रुप के अंदर रिजल्ट भी शेयर किया था। ठीक है, उसको मैंने कहा था कि आप पहली अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करेंगी, और कोई बच्चे थे जिनको मैंने कहा था कि आप पहली अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करेंगे। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम पहला एक मेरा बैच था, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके अंदर मैंने बात की कि आप में से कहते सर जी हम हमारे बैच में से कितने बच्चे निकलेंगे। मैंने फिर वो गिने, मुझे लगा वो सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा यार मुझे लगता है कि 24 to 25 बच्चा जो होगा ना वो पहली अटेम्प्ट के अंदर निकाल लेगा। और जब रिजल्ट आया ना उनका, तो 26 बच्चा जो था वो पास हुआ था, एक बच्चा ज्यादा था। ठीक है, तो बात करने का मतलब ये है कि आप लोग बंदा को पता लगता है कि यार ये बच्चा निकाल सकता है पेपर, और ये भी पता होता है कि ये नहीं निकाल सकता। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ना, आप रेगुलर हो, आप एक तरह का अपना 100% दे रहे हो, तो बंदा अल्लाह ताला जो होता है उस बंदे पे मेहरबानी करता ही करता है, उसका पेपर निकल आता है। लेकिन अगर आप क्लासेस लेते हो ना, कभी आए हो कभी नहीं आए, सीरियसली पढ़ ही नहीं रहे हो, तो उसका पेपर कोई नहीं निकलता। पेपर निकालने के लिए आपको
एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ता है, 100% आपको एक्टिव होना पड़ता है, तब जाके आपका पेपर निकलता है, वरना आपका पेपर नहीं निकलता है। ये अपने ज़हन से निकाल दें कि हाँ जी जनाब, आप चंद घंटे पढ़ के आप एक आराम सुकून से पेपर निकाल लोगे। ये सबसे दुनिया का बड़ा झूठ है कि 4-5 घंटे पढ़ के आप पेपर निकाल लोगे। ठीक है? तो आपको जनाब एक तरह का रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी जो है वो करनी है, तो जाके पेपर निकलेगा। और इनमें से एक बहुत सारा जो बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, वो बच्चे पता है कौन से होते हैं? जिन बच्चों को मैं पर्सनली जानता होता हूँ, वो ये होते हैं कि 3-4 साल वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जब 3-4 साल वो पढ़ते हैं, तो एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम वाले एक 5 महीने रह जाते हैं ना, तो आखिर में जनाब 5 महीने के अंदर वो जनाब ऐसे रेस्ट करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप में से भी कुछ ऐसे बंदे होने हैं, जिन्होंने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल उन्होंने पढ़ा है, एंड पे आएँगे वो जनाब एक तरह का कभी किसी जगह मूव करने चले जाएँगे, कभी किसी दोस्त की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे, ठीक हो गया, वो घूमना शुरू कर देते हैं। और अभी इन घूम-घुमाई में सारा कुछ क्या होता है, ऊपर से पेपर आ जाता है। जब उनको पेपर आता है, तो पेपर के अंदर वो एक तरह का फेल हो जाते हैं। फिर वो अपने आप से भी गिला करते हैं, वो अल्लाह से भी गिले करते हैं, और उसके बाद फिर वो जनाब टीचर से भी गिला करते हैं, "सर जी, हमने तो पढ़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरा पेपर तो फेल नहीं होना चाहिए था, ये तो मेरे साथ ज़्यादती हुई है।" लेकिन वो ये कह रहा है, "मैंने तो 5 साल पढ़ा है।" लेकिन चाहे आपने 5 साल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो 4 महीने आपने नहीं पढ़ा, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, और उसके बदले में वो दूसरे बंदे की एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं, जिसने नहीं पढ़ा हुआ था, और वो कहता है, "यार देखो, उसने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उसका पेपर क्यों निकल गया?" भाई उसने नहीं पढ़ा था, लेकिन 4 महीने में उसने पढ़ा है। उसने 4 महीने में इतना पढ़ा है कि जितना फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका एक तरह का 12-12, 15-15 घंटे पढ़ता रहा है, या पढ़ती रही है, इस वजह से उसका पेपर निकल गया। अब हम किसी भी बंदे को जो आइडियलाइज़ करते हैं, वो इस बेस पे करते हैं कि उसने पहले क्या किया हुआ है, जो अभी कर रहा है उस बेस पे नहीं करते। अब यार फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 5 साल में नहीं पढ़ा या 4 साल में नहीं पढ़ा, लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, तो दूसरी में निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर उसका पेपर। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने 4 साल पढ़ा है, लेकिन अब आके नहीं वो पढ़ रहा, तो इसका पेपर नहीं निकलेगा, चाहे वो जनाब जो मर्ज़ी करते रहे, 4 वो 4 अटेम्प्ट देते रहे, ठीक है? क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है, मुझे पढ़ाते हुए इतना अरसा हो गया है कि जब तक मैं अब ना रिवाइज़ करूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो आप कैसे कह हाँ जी जनाब, 3 साल पढ़ के आपको पूरी की पूरी किताब आती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी भी जाकर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे, आप नहीं एग्ज़ाम निकाल सकते जब तक आप उसकी पूरी उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे और उस तरीके से आप अपीयर नहीं होगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप अपने ज़हन के अंदर ये रखते हो कि आपको सब कुछ आता है और अब आपने जाना है और आपने जनाब एग्ज़ाम के अंदर पेपर निकाल लेना है, तो ये आपका सबसे बड़ा जो है वो अपनी झूठी असम्पशन्स आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखी हुई हैं, और ये फेलियर आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का क्रिएट करेंगी, और बाद में जनाब आप वही लोग जो होते हैं वो परेशानी और डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अभी से पढ़ना शुरू करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जितने भी बच्चे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं करोगे, तो आपका अपना कसूर है। मैंने तो आपकी जो पेमेंट है वो ले ली है, मुझे आप लोगों से लेना-देना अब क्या है? मेरा आपका एक तरह का अब ये है रिश्ता कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ और आप अच्छे तरीके से पढ़ो, ये इतनी सी बात है। तो अच्छा जी, अब हम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को एक तरह का अभी हमने देखना है एक तरह का स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या था? ये ऑलरेडी वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होता क्या है? आपने कहना है कि अगर पहले नंबर पे क्या होगा, एक बंदे को असाइटिस हो जाएगी। असाइटिस के बाद मतलब लीवर सिरोसिस हुआ, असाइटिस हुआ, उसके बाद किसी बंदे को कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई। तो कभी भी किसी भी बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, मोस्ट कॉमनली ई. कोलाई होता है, ठीक हो गया? तो इस कंडीशन को आप स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते होते हो बच्चों। सिंपल सी बात आपने ये कहना होता है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर जो पेशेंट को सिम्पटम्स होंगे वो क्या होंगे? आपके यहाँ ना फीवर होगा, चिल्स होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, टेंडरनेस होगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, या फिर इलियस हो जाएगा, वर्सनिंग हेपेटिक एन्केफेलोपैथी के अंदर जा सकता है, या आपने कहना होता है, और बंदे के अंदर टेंडरनेस, सीवियर बोन टेंडरनेस होता है जब हम असाइटिक फ्लूइड लेते हैं ना, तो इसके अंदर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो असाइटिक फ्लूइड में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मोर देन 250 होते हैं। कितने एक तरह का मोर देन 250 होते हैं। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर न्यूट्रोफिल जो है वो जनाब मोर देन 250 हो, ठीक है? और उस बंदे के अंदर आप ये देखो कि जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जी जनाब, उस बंदे के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक तरह के मोर देन 250 हों, तो आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर जो कॉज़ है वो क्या एक तरह का आपने कहना है, ये देखते हैं बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा यार।
अच्छा बच्चों, अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल ना इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना होता है कि एक तरह का इसके अंदर हमने ना पैरासिंथेसिस करनी है, यानी कि आपने कहना होता है कि साइटिक फ्लूइड लेना होता है। उसके अंदर आपने सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूट्रोफिल्स कितने का, तो 250 से ज्यादा है तो आपने कहना ये स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, ठीक है। बाकी फीवर, एब्डोमिनल पेन, एनकेफेलोपैथी, जीआई ब्लीडिंग, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सारे का सारा हम देखते ही होते हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने कहना है कि आपका सेफ्ट्राइक्सोन या सेफोटैक्सिम हम ये देते हैं बच्चों। थर्ड जनरेशन आपने कहना सेफ्ट्राइक्सोन ये देनी होती है बच्चों, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप अल्ब्यूमिन भी दे सकते हो, 1.5 ग्राम पर केजी डे 1 में देते हो, और 1 ग्राम पर केजी जो होता है वो डे 3 में आप देते होते हो, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना होता है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं जो कि जनाब आपका करवा सकते हैं, जैसा कि ई कोलाई होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, क्लेब्सिella निमोनिया हो सकता है, लेस कॉमनली जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या इंटेरोकोकस स्पेशी जो होते हैं वो एक तरह के करवा सकते होते हैं बच्चों, ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। लेकिन अगर ये इसी तरह रहेगा तो फिर क्या हो सकता है, आपने कहना सेप्टिक शॉक के अंदर बंदा जा सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है। लेकिन एग्जामिनर जो सिंपल अल्फाज के अंदर क्वेश्चन पूछता है ना, वो यही पूछता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसको साइटिस था, अब उस पेशेंट के अंदर जो फीवर हो गया, अब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, ठीक है, असाइटिक फ्लूइड लिया गया, उसमें से न्यूट्रोफिल ज्यादा निकले, क्या है, आपने कहना स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। मोस्ट कॉमन पैथोजन क्या है, ई कोलाई है। ट्रीटमेंट क्या है, सेफ्ट्राइक्सोन है या सेफोटैक्सिम है, ठीक है, साथ उसके क्या है, अल्ब्यूमिन है। बस ये आपका आता है, इसके अलावा आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ना ही आपकी कोई और चीज आती है, बस मोस्ट कॉमनली आता ही ये बच्चों, ठीक होगा, ये आपने याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखें ये चीजें हमने एक तरह का बच्चों देख ली कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये सारे का सारा कुछ होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या है। दूसरा अभी हम एक तरह का ये देख लें कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या काम करती है, इसका डेफिशिएंसी क्या होती है, इसको भी हमें आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। ये करवा के ना बच्चों मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे दोस्त की कॉल आई है, ठीक है। तो बाकी जो होगा फिर मैं कल करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलो, एक बार अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्या होता है। अच्छा बच्चों, आपने ये कहना होता है कि सबसे पहले कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो होती है वो है क्या। आपने कहना होता है कि ये वो कंडीशन होती है कि आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको आपने कहना है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, A1AT, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटीन जो होती है वो आपने कहना लीवर के अंदर बनती है, क्या बनती है, एक तरह का लीवर के अंदर बनती होती है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि आपके जो लंग्स है ना बच्चों, लंग्स, समझ आ रही है, आपने कहना है कि लंग्स के अंदर जो इलास्टेज एंजाइम होते हैं ना, जो कि आपके एल्वियोलाई को तोड़ते हैं, उनको कम करना होता है, इलास्टेज एंजाइम को कम करना होता है। आपने ये कहना है इलास्टेज को कम करना होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है क्या। अगर किसी बंदे के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो सही तरह नहीं बन रही, मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रही है। कौन सी बात, एक तरह की मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रही है, तो यही जो प्रोटीन होगी वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी, लीवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। जब ये आपके लीवर के सेल्स के अंदर ही प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी तो ये लीवर को डैमेज कर देगी। तो जब लीवर डैमेज होगा तो लीवर की सिरोसिस आप देखोगे बच्चों, पहले नंबर पर तो मुझे ये बताओ, शाबाश। लीवर की सिरोसिस आपने देखी क्योंकि ये अल्फा 1 जो है वो मिसफोल्डेड गंदी प्रोटीन जो है, यानी कि सही नहीं बनी हुई प्रोटीन, वो आपके लीवर के अंदर डिपॉजिट होगी, जिसके नतीजे में आपने क्या देखा, लीवर सिरोसिस देख ली। दूसरी बात, ये जो काम करती थी वो क्या काम करती थी, इलास्टेज एंजाइम को काम करती थी लंग्स के अंदर। अब देखो जब ये प्रोटीन है ही नहीं तो इलास्टेज एंजाइम ज्यादा काम करेंगे कम काम करेंगे, तो आपने कहना कि इलास्टेज एंजाइम जो होंगे बच्चों वो ज्यादा काम करेंगे। जब आपके इलास्टेज एंजाइम ज्यादा काम करेंगे तो इसके अंदर जो आपके लीवर के अंदर जो एल्विलाई होंगी,
और लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होंगी वो क्या होंगी, लंग्स के अंदर जनाब आपकी एल्विलाई जो होंगी वो आपकी एक तरह की कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का कोलैप्स कर जाएंगी, वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी एक तरह का आपकी जो एल्विलाई होंगी उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इलास्टिसिटी को खत्म कर दिया जाएगा। इलास्टिस का काम करते हैं, इलास्टिसिटी को खत्म करते हैं। तो अब आपकी एल्विलाई क्या होंगी, इसकी एक तरह की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जब आपकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो वो डिजीज जिसके अंदर इलास्टिसिटी खत्म होती है, इस डिजीज को हम कहते होते हैं एम्फीसीमा। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, एम्फीसीमा कहते हैं बच्चों। एम्फीसीमा दो तरह का एम्फीसीमा होता है, एक होता है पैन एकिनर एम्फीसीमा, एक होता है सेंट्रल एसिनर एम्फीसीमा। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना बच्चों, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो आपको होता है पैन एकिनर एम्फीसीमा। लेकिन स्मोकिंग की वजह से जो होता है ना बच्चों, वो आपका पैन एकिनर एम्फीसीमा होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद करना होता है। वो कौन सा एक तरह का बच्चों, वो आपने कहना है कि वो आपका स्मोकिंग की वजह से आपने कहना सेंट्रल एकिनर एम्फीसीमा होता है, और जो आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से होता है वो आपका पैन एकिनर एम्फीसीमा होता है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। और अब देखें इसके अंदर जिस जीन का प्रॉब्लम बनता है, प्रोटीन जब नहीं सही बनती तो जीन का प्रॉब्लम है ना, तो आपने कहना वो होता है पीस जीन। वो कौन सा एक तरह का पीस जीन होता है, ये आपने याद करना है। तो आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपके लंग्स रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम बताएगा और साथ आपके जॉन्डस के प्रॉब्लम बताएगा, यानी कि लीवर के प्रॉब्लम बताता है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि लीवर के प्रॉब्लम भी हैं, ये भी हैं, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है इसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी कहते होते हैं। और जिस बंदे के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है उसके लीवर के अंदर हमें क्या मिलता है, आपने कहना पीएएस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलते होते हैं, पीएएस पॉजिटिव आपने कहना ग्लोब्यूल्स मिलते होते हैं, ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक तरह का ये सारे का सारा मैंने पढ़ाया, एक बार इधर आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये होता क्या है। आपने कहना जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, ऑटोसोमल को डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है, मोस्ट कॉमन पीस जीन होता है। मिसफोल्डेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो होती है गेट स्टक इनटू लिवर सेल्स, हिपैटोसेलुलर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन एग्रीगेट होती है, लिवर डैमेज होता है, सिरोसिस हो जाती है। पीएस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स आप हिपैटोसाइट्स में देखते हो, लीवर की सिरोसिस होती है। ठीक है, यंग लोगों में होता है। उसके बाद आपने कहना होता है लो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नो इनहिबिशन ऑफ इलास्टेस। इलास्टेस क्या होंगे, एक तरह के इनहिबिट नहीं होंगे। अब इलास्टेस क्या होंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे। जब इलास्टेस ओवर एक्टिव होंगे तो क्या होगा, आप इलास्टेस डिस्ट्रॉय इलास्टिन, इलास्टिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से एम्फीसीमा की डिजीज होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता है। देखें रैपिड समरी में क्या है, मिसफोल्डेड अल्फा विंटर कहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये इकट्ठे होंगे, क्या होगा पीएस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स बनेंगे, सिरोसिस हो जाएगा यंग बंदे में, ये आपने कहना है। लो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अनइनहिबिटेड इलास्टेस, इलास्टिन टूटेंगे, इलास्टिसिटी आपकी खत्म होगी, पैन एकिनर एम्फीसीमा होगा, और स्मोकिंग के साथ ये वर्सनिंग होता है। क्या होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर क्या, लीवर और लंग्स का दोनों का प्रॉब्लम बनता है, पीएस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स बनते होते हैं, सिरोसिस इन यंग नॉन अल्कोहलिक पेशेंट, पैन एकिनर एम्फीसीमा। उसके बाद नॉट सेंट्रल, सेंट्रल किस में देखते हैं, स्मोकिंग में देखते होते हैं। ठीक है, स्मोकिंग मेक्स लंग्स वर्स। पीस जो होता है वो जनाब आपने कहना होमोजाइगोटिक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखे बच्चों कि फॉर एग्जांपल 32 ईयर ओल्ड मैन विद द हिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल यूज प्रेजेंट विद द लीवर डिसफंक्शन, लीवर बायोप्सी शोज पीएस पॉजिटिव। तो पीएस पॉजिटिव बच्चों किसमें होते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, याद रखना है पीएस अल्फा 1। आगे देखें अ 45 ईयर ओल्ड स्मोकर हैज प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ही हैज अर्ली ऑनसेट पैन एकिनर एम्फीसीमा। अर्ली जब भी आएगा सीरम टेस्ट शोज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। व्हाट एंजाइम कॉज लंग डैमेज, क्या होता है इलास्टेज, इलास्टेज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा ओवर एक्टिव, ये आपको पता है इलास्टेज ओवर एक्टिव होगा, जिसकी वजह से वो इलास्टिन को तोड़ेगा और आपकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद करना है। तो बाकी वही वाली बात है, की पॉइंट्स कौन से, कोडोमिनेंट होता है, मिसफोल्डेड होती है, लीवर के अंदर होता है, पीएस पॉजिटिव होता है, लीवर के अंदर सिरोसिस होती है, यंग पाना के अंदर एम्फीसीमा होता है। आपने ये कहना है पीस के अंदर जीन के अंदर प्रॉब्लम, पीएस ग्लोब्यूल्स देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इशू बनता है, सिरोसिस, और ये सारा कुछ। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की, तो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनिमल बच्चों, क्लियर है। अच्छा बच्चों, बाकी जो है ना वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे जाना है, तो इस वजह से बाकी ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह। और दोबारा होती है बात, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।